हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चेक कर लो आवाज आ रही है कि नहीं। Yes, Good sir. evening, Good sir. evening. Yes, sir. सो फाइनली हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं आज से। एटॉम्स जो चैप्टर वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जो चैप्टर्स है लाइट वाले वगैरह वो थोड़े से रिटर्न वर्क वाले चैप्टर है, डायग्राम वाले है, तो डेट्स वाई ऑनलाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि ड्राइंग में समझाने में भी। तो ये एटॉम्स था, वो थोड़ा थियरिकल चैप्टर्स है, तो थियरिकल चैप्टर आप आराम से ऑनलाइन पे पढ़ा सकते हैं। एटलीस्ट कैलकुलेशन वाले होते हैं तो भी चल सकता है, लेकिन ये ड्राइंग वाले है ना, इसलिए हमने वो आगे के चैप्टर्स को स्किप करके डायरेक्टली ये 12th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, ये एटॉम्स खत्म होने के बाद हम वापस एसी करंट स्टार्ट करेंगे, वापस एक न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे, और वापस यानी कि हम इसी हिसाब से चलेंगे जिससे आप एटलीस्ट हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो, तब आपका 2 चैप्टर पार्ट 2 में से खत्म हो जाने चाहिए। ओके, हेलो, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो एटॉम्स, कितने स्टूडेंट्स को एटॉम्स के बारे में पता है? ओके, वैसे ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी हो सकता है, आपने ऑलरेडी शायद केमिस्ट्री में टॉपिक सीखा होगा, थॉमसन एंड रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ गया कि अभी बाकी है? 11th में था। 11th में था ना, sir. तो पता ही होगा ना आपको, बहुत ईजी तो आपके लिए बहुत इजी टॉपिक हो सकता है ये आपका। तो एटॉम्स पहले जनरली पहले के टाइम पे क्या मानते थे, बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई ये जो बॉडी है वो एक, जनरली क्या था पहले, रीजन्स, ऐसे रीजन्स के बारे में बहुत लोग यानी कि धर्म में बहुत मानते थे। साइंस साइंस जनरल, आज क्या है पता है आपको? आज जो हम बाबा यानी कि जो ठग ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो जनरली उन लोगों को हम जैसे ठग मानते, बाबा लोगों, काफी सारे ऐसे होते हैं ना जो जनरली बाबा जैसे होते हैं, यानी कि धार्मिक ज्यादातर होते हैं, तो उसको हम ऐसा मानते हैं, तो वो नजर से जनरली आज देखते हैं कि ऐसा जो बोलते हैं हम उसको मान नहीं रहे, कि आपको ऐसा लगे कि ये तो गप्पे मार रहा है या फिर ठगी कर रहा है सभी। वैसी सिचुएशन सालों पहले साइंटिस्ट की थी, कि जो साइंटिस्ट एक स्टेटमेंट देने से भी वो पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो सकती थी, ऐसी हालत थी साइंटिस्टों की बहुत सालों पहले। इन केस कोई भी ऐसा बोल दे कि भगवान नहीं है, तो लोग उसको मारने स्टार्ट कर देते थे, या फिर काफी सारे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती, जैसे लोग ऐसे बोलते कि सन है, वो उसके आसपास पृथ्वी गोल घूम रही है, ऐसे सब कुछ ऐसी चीज जो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तब डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने 18 सेंचुरी थी, डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने जनरली थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन, शायद उससे भी पहले होगा, आई एम नॉट 100% श्योर, एक साल मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तब डाल्टन ने एटॉम्स के बारे में बताया। जब हम ऐसा मान रहे थे बॉडी में एक जो पार्टिकल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वही एक मेन चीज है, बाद में पता चला कि एटॉम जैसा भी कुछ हो सकता है। तो डाल्टन ने काफी सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में समझाया, उसको याद हो तो आपको 9th-10th के अंदर अपने डाल्टन एटॉमिक थियरी सीखी होगी, हाँ कि ना? सीखी है सभी ने? Yes, sir. याद है किसी Yes, को? sir. डाल्टन थियरी याद है किसी को? शायद एक्सपेरिमेंट ये केमिस्ट्री में भी आ गया था आपका 11th के अंदर, डाल्टन थियरी। कितने स्टूडेंट्स को याद है डाल्टन थियरी? हेलो, यस सर। बोलो, क्या है डाल्टन थियरी, बताओ। कोई भी एटॉम्स जो होता है एक ही चीज से बना होता है, पहली चीज तो जो डाल्टन ने बताई थी, लाइक एग्जांपल फॉर एक पार्टिकल्स है सॉल्ट, तो सॉल्ट के अंदर जो एटॉम्स होते हैं वो सेम टाइप्स के एटॉम्स से ही कोई एलिमेंट्स बन रहा है। याद आया कि नहीं सब कुछ ये डाल्टन की थियरी? हेलो, Yes, sir. ओके, तो ऐसी सब कुछ इन्फॉर्मेशन डाल्टन ने दी थी, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई एटॉम्स है तो एटॉम्स के अंदर क्या क्या है, वो तो शायद वो तब नहीं बता सकते थे, लेकिन उसने ये बताया कि एटॉम्स जो है उस एलिमेंट्स का ऐसा पार्टिकल्स है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, एटॉम्स के बारे में सबसे ज्यादा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल्टन ने दी थी, हाँ वो भी तो अपने हिसाब से उसके अंदर भी ड्रॉबैक थे, प्रॉब्लम्स थे, लेकिन जो शुरुआत की जिस साइंटिस्ट ने, उसका नाम डाल्टन है। डाल्टन के बाद काफी सारे साइंटिस्ट आए जिसने अलग अलग एटॉम्स की बाद में समझाना स्टार्ट कर दिया,
उसमें सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो था थॉमसन्स का। थॉमसन्स ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लिक्विड के ऊपर किए, अलग अलग चीज के ऊपर किए एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी एटम्स के बारे में, भी एटम्स है क्या, एटम्स के अंदर क्या हो सकता है। तो थॉमसन ही था जिसने बताया कि एटम्स है, उसके आसपास तो नहीं, लेकिन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल पे थॉमसन ने दी थी। क्या किया था थॉमसन ने? तो पहले तो उसने एटम्स के बारे में कुछ बताया था। एटम्स के बारे में भी क्या बताया था? तो एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी कि उसके पास कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद है फिर भी, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में, जिस वाई टोटल चार्ज 0 हो जाता है। हेलो, इलेक्ट्रिकली वो क्या है? न्यूट्रल्स है, यानी कि उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, वो हमें पता है, लेकिन तब नहीं पता था किसी को। बस इतना पता था कि एटम्स के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते, न्यूट्रॉन्स भी नहीं पता था किसी को, ध्यान दो। हेलो, तब न्यूट्रॉन्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, खाली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, राइट। क्यों? जस्ट बिकॉज न्यूट्रॉन चार्जलेस था, तब उन्होंने जो भी साइंटिस्ट ने जो भी इन्वेंशंस किया, इंफॉर्मेशंस दी, वो चार्ज की रिएक्शंस के बेसिस पे दी थी। अब प्रोटॉन चार्ज वाला था, इलेक्ट्रॉन चार्ज वाला था, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज की वजह से वो फाइंड आउट हो गए, लेकिन न्यूट्रॉन जो चार्जलेस था वो फाइंड नहीं हुआ। ओके, हेलो, क्लियर है इतना? Yes, sir. तो Yes, बेसिक sir. इंफॉर्मेशन हम दे देते हैं। ये थॉमसन्स का मॉडल नहीं है, बेसिक इंफॉर्मेशन है एटम्स के बारे में। क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के आसपास, जो प्रोटॉन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन एटम्स के बारे में हमने पता है। अब थॉमसन्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसने सबसे पहले दिया था, वो आइडिया दिया था, वो था थॉमसन्स, राइट। अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स, अब देख सकते हो थॉमसन्स ने क्या बताया, उसका एक्सपेरिमेंट भी हम दिखाते, मैं आपको दिखाता हूँ अभी नेक्स्ट टाइम। लेकिन पहले वो समझ लो कि थॉमसन ने क्या बताया था। तो थॉमसन ने बताया था एटम्स है ना, वन टाइप ऑफ वाटरमेलन जैसा होता है। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहाँ, ये जो येलो कलर का भाग है, ये समझ लो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जो एटम्स ने बताया वो ऐसा कुछ मॉडल्स था, सही नहीं था, वी आर 100% श्योर कि ये रॉन्ग था, लेकिन जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो यही थी तो उस टाइम थॉमसन ने बताई थी। ओके, तो काफी बार उसको हम पल्प पडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तो वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन लोगों ने तब इलेक्ट्रॉन, और जो रेड कलर का पल्प है उसको हम प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज मानते थे। तो ऐसा एटम्स का स्ट्रक्चर जो हम वाटरमेलन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज अ पल्प पडिंग मॉडल, अदरवाइज वाटरमेलन मॉडल्स। बोलो कोई डाउट है? बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि आपको डाउट नहीं रहेगा। ओके, फिर भी कुछ हो तो मुझे बता देना, राइट। बाद में आया थॉमसन। अब थॉमसन ने क्या बताया? थॉमसन ने एक, वैसे थॉमसन ने सब कुछ बताया, लेकिन एक्सपेरिमेंट थॉमसन का कुछ ऐसे हुआ जिससे एटलीस्ट पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है। एक मिनट, हाँ, क्या हुआ, थॉमसन ने क्या बताया? तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था जो थॉमसन ने किया था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसा कुछ है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन थॉमसन ने दी थी। कैसे दी थी? तो ये भाग कैथोड है, उसका एक्सपेरिमेंट जो चीज इस रे ट्यूब के अंदर है मैं पहले बता देता हूँ। हाई वोल्टेज उसने प्रोवाइड किया यहाँ, हाई वोल्टेज का रीजन ये था क्योंकि अंदर से मुझे चार्ज जनरेट करना था। गैस डिस्चार्ज प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके अंदर ऐसा गैस डाला जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे। एनोड था, एनोड, कैथोड, हाई वोल्टेज। अब ये है एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके। ओके, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट थी जिसको हम जनरली बाहर से कुछ वोल्टेज या इलेक्ट्रिसिटी देके हम चार्जलेस यानी कि चार्ज वाला बना सकते थे। ओके, तो अलग अलग डिफ्लेक्टिंग प्लेट एक्स और वाई का रीजन या क्या था कि वो एक वन टाइप ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे। इवैक्यूएटेड ट्यूब यानी कि इसके अंदर से पूरा हवा बाहर निकाली और इसको वैक्यूम कन्वर्ट कर दिया था। अब ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जनरली जिंक सल्फेट की ये बनती है। ओके, यहाँ शायद ये दिया नहीं है, जिंक सल्फेट की फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनती है। एक मिनट हो, ये इंक क्यों नहीं चल रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अरे यार एक मिनट हो। तो क्या हुआ देखो, यहाँ आवाज आ रही है ना, कंफर्म कर लो मुझे। यस सर। तो हाई वोल्टेज यहाँ से ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से क्या हुआ कि हुआ ऐसा कुछ, समझ लो आप, मैं आपको बताता हूँ पहले। ओके, ये सब कुछ आ गया, सारे डेटा आ गया नाउ। अब यहाँ से कैथोड रे, आपको पता है ना कैथोड रे क्या है, वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन के रे है, राइट। अब उस इलेक्ट्रॉन का रे से यहाँ से जब उसको पास हो रहा था, इलेक्ट्रोड का रे जब, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब पास हो रहे थे, तो पहले जब यहाँ ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे यदि मैं कोई चार्ज नहीं जनरेट कर रहा था, यानी डिफ्लेक्टिंग प्लेट नहीं थी, तब वो रे सारे के सारे स्ट्रेट जाते थे। अब चेक कर सकते, जब नहीं थी तो देखो स्ट्रेट था। मैं यहाँ से स्टॉप नहीं कर सकता हूँ, एक मिनट, तो ऐसे ही। ओके, चेक करो, अब देखो स्टॉप मैंने कर दिया, दिख रहा है आपको, अब स्टॉप हो गया देखो। तो जब स्टॉप कर रहा था, यानी कि यहाँ ये चार्ज नहीं था, तब ये स्ट्रेट जा रहा था। जैसे यहाँ से कुछ डिफ्लेक्टिंग प्लेट में मैंने क्या किया, चार्ज पास किया, करंट का फ्लो पास किया, तो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होना। इससे क्या पता चला, हेलो, इससे क्या पता चला, पहले यहाँ जिंक सल्फेट, ये क्या है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन से क्या पता चलता है, इसके ऊपर यदि कोई चार्ज या कोई चीज यहाँ रखते तो यहाँ ये लाइट स्पॉट होती है। क्या स्पॉट होता है यहाँ, लाइट, यानी कि छोटे छोटे लाइट आपको दिख रहे हैं। अब पहले लोगों को ऐसा लगा, थॉमसन को भी ऐसा लगा कि ये वन टाइप ऑफ लाइट है, ये जो कैथोड रे है वो क्या है, लाइट के रे है। पहले ऐसा मानते थे, इसने एज्यूम किया कैथोड रे जो है वन टाइप ऑफ लाइट का रे है, तो ये यहाँ से लाइट दिख सकती है ना। लेकिन यदि वो लाइट होती, तो आपको पता है लाइट के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो लाइट यदि होती तो स्ट्रेट जाती ना, डिफ्लेक्ट क्यों हुई, यदि वो डिफ्लेक्ट हो रही यानी कि वो लाइट नहीं है, कोई चार्ज है। हेलो, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। क्योंकि चार्ज ही चार्ज से डिफ्लेक्ट हो सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है। इससे ये तो पता चल गया कि यानी जो रे निकल रहे यहाँ से कैथोड रे, वो एक्चुअली क्या है, चार्ज बॉडी है। अब वो कौन सा चार्ज है वो तो पता नहीं चला, लेकिन एटलीस्ट ये पता चल गया वो चार्ज है। दूसरा, वो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पता चलेगा, यदि वो लाइट होता, उसने क्या किया था, यहाँ इसने नहीं बताया, यहाँ एक फैन रख दिया था, छोटा सा एकदम डिफ्लेक्टिंग फैन रख दिया था। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही यदि वो लाइट होती है, अब फैन में आप लाइट पास करो, क्या फैन घूमता है, घूमने लगता है, लाइट पास करो तो उसमें से, नहीं ना, हाँ सर। नहीं घूमता है लाइट पास करने से, लाइट वानी, नो सर। हाँ, तो लाइट पास करने से वो नहीं घूम रहा है। लेकिन यहाँ तो क्या हुआ था कि जैसे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा तो ये फैन घूमने लगता। अब इसका मीनिंग ये पार्टिकल्स जो है उसके पास मास भी है। हेलो, समझ में आया सभी को? पहले ये पता चल गया कि ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है। दूसरा ये पता चला उसके पास मास है। मास इससे पता चला कि यहाँ फैन रखने से पता चला फैन के साथ वो टकराया होगा और टकराने की वजह से वो घूमता रहा होगा। और चार्ज इसलिए पता चला कि वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इससे ये पता चला कि जो कैथोड रे है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट उसने किया था, ये जनरली टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, आई नॉट 100%, लेकिन इससे ये पता तो चल गया कि जो रे है, एटॉम्स है, एटॉम्स, उसके अंदर कुछ चार्ज और मास दोनों चीज है। हम अभी तक मास मान रहे थे, लेकिन उसके साथ चार्ज भी है एटॉम्स के अंदर। हेलो, यानी कि एटॉम्स जो के बारे में थॉमसन ने कुछ जो इंफॉर्मेशन दी थी, उसमें काफी बार वो फेल भी हुआ और सक्सेस भी हुआ। क्या उसने बता पाया कि उसने ये बताया कि भाई एटॉम्स के अंदर मास और चार्ज है, दूसरा उसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, और उसका कुछ
इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन थी वो रॉन्ग थी, लेकिन ये तो सही थी ना कि उसके अंदर प्रोटॉन और एटॉम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो तो उसने सही दिखाई थी इंफॉर्मेशन, तो वो उसके अंदर वो सक्सेस हुआ। दूसरा उसने थर्मो आयोनिक इमिशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इमिशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो उसके अंदर भी वो फेल सक्सेस हुआ। लेकिन फेल इसलिए अंदर हुआ कि वो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि ये स्पेक्ट्रल लाइन क्यों जनरेट होती है हाइड्रोजन एटॉम्स और दूसरे एटॉम्स के अंदर, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सका। जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसने दी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इंफॉर्मेशन थी, जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन जो जरूरी थी एटॉम्स को जानने के लिए, जो थी अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग और स्पेक्ट्रल लाइन, वो थॉमसन समझाने में फेल्ड हो गया। क्लियर? थॉमसन में कोई डाउट है Yes. किसी को? सो अल्टीमेटली दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड, यानी कि वो फेल हुआ था। चलो कोई डाउट नहीं है ना थॉमसन में? हेलो, No, sir. फिर से रिपीट देख लो थॉमसन का नो मॉडल। सर। थॉमसन, पहले तो एटम्स का इंट्रोडक्शन देख लो। एटम्स न्यूट्रल्स होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल अमाउंट में होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, चार्ज अंदर होता है। थॉमसन ने क्या बताया कि थॉमसन ने जो बल्ब मोडिंग बताया, वाटरमेलन मॉडल बताया, चार्ज जो था पॉजिटिव वो जनरली रैंडमली यानी कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रैंडमली इलेक्ट्रॉन अंदर थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। दूसरा एक चीज वो भी फेल इसलिए हुआ कि यदि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हुए होते तो प्रोटॉन और आपको पता है कि जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन है, 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 तो क्या होगा पता है आपको? एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होके एक क्या हो जाएगा, छोटे से एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कुछ समझा नहीं सका। वो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. कि प्रोटॉन Yes, sir. न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने के बावजूद वो अलग अलग कैसे रह सकते, रेंडमली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे रह सकते, यदि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे लाइक एग्जांपल फॉर आयरन के पार्टिकल्स ऐसे राउंड शेप में रख दो और बीच में आप आयरन रख दो, तो वो मैग्नेट रख दो, तो पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे? छोटे से एरिया में एक साथ एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, हाँ कि ना? तो यहाँ भी ऐसा ही होना चाहिए ना, सारे इलेक्ट्रॉन सारे प्रोटॉन नजदीक नजदीक आके थोड़े से एरिया में आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये भी सब कुछ समझाने में थॉमसन फेल हुआ था। ओके, बाद में कैथोड रे ट्यूब के बारे में उसने समझाया था। ओके, तो ये था आपका थॉमसन एटॉमिक्स मॉडल्स। ओके, और क्या क्या लिमिटेशंस थी वो भी मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन कर दी थी। ओके, चेक कर लेते हैं आपने कितना इन्वॉल्वमेंट रखा था। थॉमसन मॉडल्स का अदर नेम्स क्या था? Plum pudding model. पल पुडिंग डी। Okay? चलो सेकंड नंबर का बताओ। पॉजिटिव चार्ज एटम में डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द J.J. वॉल्यूम ऑफ द Thomson. एटम्स, नेगेटिव चार्ज कौन ने बताया था बी। ये सब कुछ? जे जे E. ओके, अरे यार चलो कोई बात नहीं, आंसर आ गया, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। ओके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स के बारे में उसने समझा नहीं सका था। ओके, वैसे तो एक मिनट, वुड नॉट एक्सप्लेन द कैथोड आयनाइजेशन, हाँ उसके बारे में समझा सकता था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में वो समझा सकता नहीं था। ओके, क्लियर? थॉमसन मॉडल। Yes, sir. चलो अब हम रुथरफोर्ड न्यूक्लियर एटम्स, रुथरफोर्ड नहीं होता ना तो आज तक हम एटम्स को ऐसा ही मान रहे होते जैसा आप समझ रहे थे थॉमसन के अंदर। रुथरफोर्ड ने सबसे ज्यादा प्रॉपर वे से इंफॉर्मेशन दी, बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दी। क्यों? जस्ट बिकॉज उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो जबरदस्त था। क्या था एक्सपेरिमेंट? तो पहला तो रुथरफोर्ड ने क्या बताया, तो रुथरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग दिखाया। क्या किया उसने? गोल्ड थीन के अंदर थीन फॉइल, आपको बता सकता है गोल्ड ही क्यों यूज किया? व्हाई रुथरफोर्ड यूज्ड द गोल्ड फॉइल एट दैट टाइम? मलाइबल होता है। वेरी गुड, उसको आप तीख सकते हैं, छोटे छोटे एकदम लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे उस फॉइल को ऐसे बनाना था कि ये जो फॉइल है उसमें एक एटॉम्स यानी कि एक उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में एक ही एटॉम्स आए। समझ में आ रहा था? वो मेटल्स के अंदर ही पॉसिबल था, नॉन मेटल्स में तो क्या होता, मलाइबल नहीं होता, तो ऐसे जड़ यानी कि उसको थिक रख जाता, और थिक के अंदर तो बहुत सारे एटॉम्स थे, तो प्रॉपर वैसे उसका इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते नहीं थे। अरे यार मैं भूल जाता हूँ कि ये इरेजर नहीं चलता है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा ना था? थिन गोल्ड फॉइल यूज होने का रीजन क्या था? मलेबल था वो।
ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट था। क्या हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स हुए, बाहर निकले, और यहाँ एक मिनट, कुछ ऑप्शन है हमारे पास, ये भी नहीं चलेगा, चलो एक मिनट, हो नहीं पॉसिबल है चलो, नाउ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से स्कैटरिंग हुए, गोल्ड फॉइल में से बाहर निकले, और उसने एक्सपेरिमेंट ये किया। अब क्या किया था पता है, उसने सोचा कि इसके अंदर है क्या पहली चीज। तो आपको पता है ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट रुथरफोर्ड ने किया ही नहीं था। किसने किया था, कोई बता सकता है? उसके स्टूडेंट्स ने। उसके स्टूडेंट्स ने किया था। ओके, ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया था उसके स्टूडेंट्स ने। ओके, हाँ, लेकिन आपको पता है टीचर होता है ना, ऑलरेडी उसको पता ही था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने स्टूडेंट्स को करने के लिए बताया था। एक्चुअली उसको पता ही था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, एक्सपेरिमेंट के अंदर ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि उसने यहाँ फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी थी, क्योंकि उसको पता चल ही गया था कि इसमें से कुछ निकलने वाला है। दूसरा, उसने एक मेलेबल गोल्ड फॉइल इसलिए ली थी क्योंकि उसको पता था कि यहाँ मेलेबल फॉइल के लेने से हम उसको एग्जैक्टली प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं एटम्स। ये सब कुछ अरेंजमेंट ऑलरेडी उसको पता ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस एक्सपेरिमेंट, यानी कि स्टूडेंट्स को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बताया था। ये एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा, पहली चीज तो ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, जब उसमें से पास हो रहे थे, सारे अल्फा पार्टिकल्स इस फॉइल में से जब पास हो रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड थे, यानी कि इस फॉइल में से वो आर पार चले जाते थे। और वो क्यों चले जाते वो डीप में अभी हमें समझाने वाला हूँ आपको, लेकिन फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे पार्टिकल्स आर पार चले गए, उसमें से काफी सारे पार्टिकल्स ऐसे थे, क्योंकि उसको पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए उसने क्या किया, ऑलमोस्ट एरिया कवर करने का ट्राई किया। देखो है, चाहो तो यहाँ ऐसे ही सिंगल प्लेट रख सकता था ना, वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख सकता था यदि उसको पता होता तो, लेकिन उसको 100% प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए उसने क्या किया, हर एक डिग्री पे उसने ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई, जिससे एटलीस्ट उसको पता चल सके कि कहाँ कौन से पार्ट्स में कौन सा नंबर ऑफ एटॉम्स यानी कि पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होते हैं। ओके, तो उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ कंक्लूजन निकाला था। उस कंक्लूजन ये था कि मोर देन 1 डिग्री अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्कैटरिंग हो रहे थे। ओके, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री, अबाउट 1 in 1000, जैसे समझ सकते हो 1 in 1000। इसका मीनिंग पता चला क्या, 1000 एटम्स को, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स को डाल, आपको पता है ना अल्फा पार्टिकल्स क्या है? इट इज नथिंग बट द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अल्फा पार्टिकल्स क्या है? एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस है। अब उस हीलियम के न्यूक्लियस को जब 8000 अल्फा पार्टिकल्स को जब उसने फेंके, तो उसमें से 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा कैसे समझ सकते हो? समझ लो, मैंने ये फेंका तो ये 90 डिग्री हुआ, चाहे ऊपर या नीचे, अभी समझ लो। तो 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट होने वाले कितने हुए? खाली एक ही। जैसे मैंने 8000 एटॉम्स को, अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे फेंका, तो उसमें से खाली एक ही पार्टिकल्स 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट यानी कि रिटर्न आया। समझ सकते हो आप? हेलो, Yes, sir. बाकी Yes, sir. समझ लो, यहाँ मैंने ऐसा समझ 1 2 3 4 रिटर्न है। इसका मीनिंग क्या? 32,000 यानी कि 6 एलिमेंट्स अल्फा पार्टिकल जब पास हुए होंगे, उसमें से खाली 4 पार्टिकल्स रिटर्न आए। या तो ऐसा समझ सकते हो कि पूरे अहमदाबाद में बीच में एक छोटा सा कुंजमोल है और पूरा अहमदाबाद है। आप रेंडमली आप ऊपर से कहीं भी आंखें बंद करके कहीं भी कोई भी चीज डालोगे, तो क्या चांसेस है वो आपका बॉल उस कुंजमोल के ऊपर ही गिरे? बहुत कम चांसेस है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कि यानी कि लाइक एग्जांपल फॉर पूरा हमारा घर है, पूरा आपकी जो छत है, उस छत के ऊपर जो फैन है बीच में,
उस फैन का जो छोटा सा वाला गोल भाग है, आप रेंडमली आंखें बंद करके अपने हाथ के अंदर जो बॉल है वो रेंडमली ऊपर फेंक रहे हो, तब रेंडमली बहुत कम चांसेस है कि वो एग्जैक्टली वो बॉल उस मीडिएट यानी कि वो जो पंखे के वो छोटे यानी कि गोल भाग के ऊपर जो बीच में जो भाग है गोल उसके ऊपर टकराए। हाँ कि ना? इससे आपको क्या पता चल सकता है? इससे क्या पता चला कि इससे एटलीस्ट ये जो चीज जो आप एटम्स के बारे में समझ रहे हो, तो उसको तो ऐसा ही लगा था ना कि यहाँ से मैंने यहाँ सारे पार्टिकल्स है किसके? गोल्ड के। ये सारे एटम्स है, सॉरी नॉट पार्टिकल्स। यहाँ से मैंने पार्टिकल्स फेंका तो टकरा के रिटर्न, उसको तो ऐसा ही कुछ लगा था कि वो सारे मोर देन 90-50-80% पार्टिकल्स रिटर्न आएगा, लेकिन हुआ ऐसा कि वो तो पास हो गए। अब पास कब हो सकते? हेलो, पास कब हो? ऐसा तो नहीं है ना कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो जाता तो इजीली पास हो सकता कि क्योंकि छोटा था, लेकिन ये तो हीलियम का न्यूक्लियस है, वो तो बड़ा है, तो वो इजीली ऐसा पास हो ही नहीं सकता। यदि पास हो रहा है इसका मीनिंग एक्चुअली जो हम मान रहे थे ये एटॉम्स रिजिड है, वो एक्चुअली है ही नहीं। हम मान रहे थे कि उसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा का पूरा भाग सॉलिड है, वो है ही नहीं। एक्चुअली वो तो खोखला निकला, वो ऐसा निकला छोटा सा पार्टिकल्स था, बाकी ये भाग तो क्या हवा में ही था। रेंडमली जो था उसमें से कोई एक यहाँ बीच में टकराया और वापस रिटर्न आया, बाकी ऑलमोस्ट सारे चले गए। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बेसिस पे उसमें सम कंक्लूजन निकाला। तो नंबर ऑफ स्कैटर पार्टिकल्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, नीट जेडबलई में सबसे ज्यादा पूछे हुआ क्वेश्चंस में है, तो वो नोट डाउन कर लेना। n proportional to 1 upon sin 4 sin raised to 4 अपॉन थीटा बाई 2। थीटा एंगल है, अलग अलग एंगल पे कितने एटॉम्स मिलते हैं वो इस फॉर्मूला से उसने डिराइव किया था। हेलो, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है शायद, लेकिन फिर भी याद रख लेना। ओके, इसके Yes, बेसिस पे sir. इसके बेसिस पे एग्जांपल पूछ सकते हैं आपको। उसका एग्जैक्ट कुछ फॉर्मूला था, मैं आपको यहाँ खाली लिख देता हूँ, इरेज नहीं हो रहा है इसलिए। आपको यहाँ ये फॉर्मूला है एक्चुअली, प्रोपोर्शनलिटी छोड़ो ना, तो एक्चुअली जनरल फॉर्मूला ये है, लिख लेना। वैसे मैं आपको इसको ये पीपीटी की पीडीएफ फाइल भेज ही दूंगा। ये के कांस्टेंट जो आपको शायद एग्जाम में देंगे, क्योंकि के की वैल्यू आपको एग्जाम में दे देंगे। और दूसरा तो कुछ जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ पता है ना। जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, थीटा आपको एंगल दे देंगे, तो इससे आपको नंबर ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल मिल जाएंगे। क्लियर? यानी कि आप 60 डिग्री लो तो 60 डिग्री पे कितने एटॉम्स में नंबर ऑफ आल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, 0 डिग्री पे कितने जा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है? हेलो, Yes, sir. जाग रहे हो ना? तो एग्जाम में ये न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला याद रखना, n इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन साइन रेज़ टू 4 थीटा बाई 2। ओके, चलो नाउ अब थॉमसन ने जो उसके स्टूडेंट्स गीगर मार्सडन, क्या उसका प्रोनाउंस होता है? गीगर ही बोलते हैं ना, जबरदस्त नाम रखते हैं ये लोग भी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट इसलिए नाम देते थे, काफी बार इसको रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। रुथरफोर्ड बोले या गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट बोले, वो एक ही चीज है। ओके, उसके स्टूडेंट्स थे 1911 के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ था। रेडियो एक्टिव सोर्स है, उसमें से रेडियो पार्टिकल्स निकले गोल्ड फॉइल में से, उसको पास होने दिया। गोल्ड फॉइल में से पास होने के बाद चेक किया, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी। इससे आपको पता है इससे आपको क्या दिखेगा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा? लाइट दिखेगा, इसे अलग अलग कलर की। डिपेंड कर रहा है कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और कौन सी स्क्रीन। जनरली जिंक सल्फेट की स्क्रीन ही होती है, लेकिन अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग लाइट दिख सकती है आपको। तो यहाँ आपको अलग अलग लाइट, जिससे क्या पता चला? वो लाइट इंडिकेटेड द पार्टिकल्स, राइट, अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है। So the directed beam of 5.5 megaelectron alpha particle emitted from the bismuth radioactive source, a thin metal foil made up of the coil. Okay, उसके अंदर से उसने पास किया, लीड ब्रिक रख दी थी बीच में उसको, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लीड ब्रिक का रीजन क्या है पता है ना? डेविएट ना हो इसलिए। तो यहाँ से उसने बताया कि उसकी जो
थिकनेस थी वो इतनी थी 2.1 इंटू 10⁻7 -7 मीटर। अब समझ सकते हो कितनी थीन है वो, थिकनेस कितनी कम है, सॉरी। नाउ स्कैटर्ड alpha particles were observed through the rotator detector। rotator detector कौन सा, यहाँ अभी आपको दिखेगा अगर एक मिनट, ये रहा, ये रोटेटर डिटेक्टर है। ओके, पहले मैं आपको ये क्लियर करा देता हूँ। Scattered alpha particles striking the screen produce the brief light flash or the scintillations। लाइट फ्लेश लगे, थोड़े टाइम के लिए रहेगी, बाद में वो चली जाएगी, थोड़े टाइम के लिए रहेगी, बाद में चली जाएगी। ओके, जैसे वो वेल्डिंग नहीं करते होते तो लाइट निकल रही होती, थोड़े टाइम के वो जमीन के ऊपर रहेगी, बाद में ऑटोमेटिकली चली जाती। हेलो, जाग रहे हो ना? Yes, sir. ऐसा सब, इससे ये सब कुछ पता चलेगा। जो फ्लैश होते हैं उससे क्या पता चला, उस फ्लैश के साथ माइक्रोस्कोप रखना पड़ता है, आप नेक्ट आई से उसको नहीं देख सकते। ओके, अलग अलग वो जो स्क्रीन होती है ना उसके साथ अटैच होता है माइक्रोस्कोप, तो आप क्या करोगे, वो माइक्रोस्कोप को घुमाते घुमाते अलग अलग एंगल पे चेक करोगे, आपको ऐसा बाहर से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप में ही वो दिखेगा कि वो स्क्रीन, जैसे यहाँ देख सकते हो डिटेक्टर है ना, उसके साथ माइक्रोस्कोप लगाया हुआ था। वन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप, ये डिटेक्टर का पूरा स्ट्रक्चर यानी कि माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा, वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा। अब थोड़े टाइम के लिए यहाँ रखेगा, यहाँ रखेंगे हम, यहाँ रखेंगे, अलग अलग, ये पूरा बताया नहीं, ये गोली है पूरा ऐसा। तो अलग अलग जगह पे रखेंगे और चेक करेंगे कि कहाँ सबसे ज्यादा लाइट दिखती है। तो चेक किया तो सबसे ज्यादा लाइट यहाँ दिख रही थी, सबसे ज्यादा। एग्जाम्पल फॉर, इसमें से समझ लो कि 1 करोड़ पास किए या 8000 पास किए, तो ऑलमोस्ट 8000 तो यहाँ लाइट दिख ही रही थी, यानी कि यहाँ तो कोई जा ही नहीं रही थी। रेयर ऑफ केस में ही वो पार्टिकल्स यहाँ चले जाते थे, यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा अरेंजमेंट था। क्या था अरेंजमेंट? तो ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, लीड ब्रिक का रीजन ये था, वो डेविएट ना हो, स्ट्रेट पाथ में जाए। अब ये जो है वो गोल्ड फॉइल है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है यहाँ गोल्ड का टुकड़ा रखा होगा, यहाँ रखा, ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा फॉइल ही होता है ऐसे। ओके, ये तो खाली बताया ऐसा है, लेकिन पूरा का पूरा गोल्ड फॉइल ही है पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन गोल्ड फॉइल के अंदर जो एटम्स है ना, उसके बीच में कितनी जगह होती है ना, उसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया हुआ है। ओके, बाद में वो स्ट्रेट जाएगी, थोड़ा डिटेक्टर आपको अलग अलग घुमा के चेक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है? No, sir. ओके, रुथरफोर्ड में कोई डाउट नहीं ना? No, sir. अब उसने जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल अलग अलग एंगल पे जा रहे थे, तो उसका ग्राफ उसने डिजाइन किया, तो उससे वो शॉक हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा पार्टिकल्स 0 डिग्री पे थे। कितने थे? 10⁶ समथिंग अराउंड, 10�7 ले लो अभी। बाद में धीरे धीरे एंगल बढ़ते जाएंगे और पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख सकते 60 डिग्री पे कितने थे, तो खाली 10⁵ समथिंग अराउंड। 50 पे कितने थे? 10⁵। ये था 90 पे, तो 90 पे कितने थे? 10⁵2, यानी कि 100। 10�7 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। जब इतने पार्टिकल्स थे वो 0 डिग्री पे, उसमें से खाली 10⁵2 पार्टिकल्स 80 डिग्री पे, 10⁴ पार्टिकल्स, सॉरी समथिंग अराउंड 10⁴ पार्टिकल्स 30 डिग्री पे, और अलग अलग एंगल पे पार्टिकल्स अलग अलग नंबर पे पहुंच रहे थे। उसका ये ग्राफ दिया हुआ है। ओके, इससे क्या पता चला कि जनरली मेनी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो सफर नहीं हो रहे थे, यानी कि कोलिजन हो ही नहीं रहा था। यानी कि जो पार्टिकल जा रहे थे, तो जैसे जा रहे थे ऐसे के ऐसे ही वो इसके अंदर से पास हो जाते थे। ओके, जैसे हमारे बॉडी में से कोई आत्मा कैसे पास हो जाती है, ऐसे ही वो पार्टिकल्स पूरा पास हो जाता था। ओके, यहाँ लिखा है ओनली 8000 पार्टिकल्स में से खाली एक पार्टिकल से वो 90 डिग्री से ज्यादा डेविएट होता है। एक ही चीज बारंबार एक्सप्लेनेशन हो रही है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फोर्स कुड बी प्रोवाइडेड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज प्रोविजन चार्ज। इससे क्या पता चला कि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट के जरिए उसने क्या बताया कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो बैकवर्ड तभी जा सकता है जब यहाँ कुछ रिपल्सिव फोर्स लगे। और रिपल्सिव फोर्स क्यों लग रही है? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है,
अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज था, तो रिपल्सन लगा और वापस टकरा के रिटर्न आया। तो इसीलिए जो 8000 में से शायद एक पार्टिकल जो रिटर्न आ रहा था वो इस वजह से भी था। ओके, खाली मास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, मास के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल था। और इससे ये पता चला कि ये जो रिटर्न आ रहा है चार्ज और मास की वजह से, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये पूरा का पूरा एटॉम से उसमें छोटा सा एरिया जो है वो एकदम दत्थड़ है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते तो अट्रैक्ट होके वो वापस चले जाते, लेकिन नेगेटिव चार्ज होते तो, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इसलिए वो रिपल्सन हुए वापस चले गए। लेकिन वो भी कहा बहुत रेयर ऑफ रेयर केस, बाकी सारे पार्टिकल्स तो ऐसे निकल जाते थे ऐसे। कोई डाउट है इसमें? No, sir. पक्का? So that's why Rutherford given the credit of the discovery of nucleus, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बारे में, एटॉम्स के बारे में तो सबने समझाया, डाल्टन्स ने समझाया, थॉमसन ने समझाया, लेकिन उस एटॉम्स के अंदर जो न्यूक्लियस कितने साइज का है वो किसी ने नहीं समझा सकता था, और वो समझाया रुथरफोर्ड ने। ओके, क्लियर? कोई डाउट है? हेलो? No, sir. नो सर। ओके, तो एक काम करो, रीज्वाइन कर लो। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी करा रहा हूँ आपको जी नीट का टॉपिक। ओके, क्योंकि थियरिकल चैप्टर है तो मैं ज्यादा लेक्चर्स खींच नहीं सकता, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से एमसीक्यू देख लेते हैं आगे के चैप्टर्स के। ओके, चलो जल्दी से Okay, sir. जल्दी से रीज्वाइन कर लो लेक्चर्स को।